नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल सुमित भारद्वाज। तो आइए एक और ब्यूटीफुल कंपनी का एनालिसिस आज करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस एंड अवेयरनेस, ताकि आपको पता चल सके कि एज अ इन्वेस्टर, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, भी एक कंपनी के अंदर असल में देखना ही क्या होता है। मतलब सिर्फ न्यूज़ नहीं देखनी होती या टिप्स की वेट नहीं करनी होती, वो सिर्फ चार्ट देख के भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, हालांकि बहुत लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, बट यकीन मानिए ये सिर्फ 20 या 30% है। 70% और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर ये 20-30% चीज़ें भी अगर आप अपनी लाइफ में आज इंक्लूड कर लेंगे, मतलब अगर स्पेसिफिकली अगर आपके पास कोई सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र, फंड मैनेजर या किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं है जो आपको जेन्युइन तरीके से सपोर्ट करे, तो ये नॉलेज आपके काफ़ी काम आ सकती है। और अगेन, मैं जब भी एक कंपनी की बात करता हूँ, वो सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको खरीद लो या बेच लो। मैं आपको एक फ्रेमवर्क समझाता हूँ कि एक कंपनी या एक सेक्टर के अंदर क्या क्या देखना है। तो ऐसे ही आज जो ये हम कंपनी करने वाले हैं, इसमें कंपनी से ज़्यादा सेक्टर, और सेक्टर भी एज सच, मतलब सेक्टर वाला सेक्टर नहीं, पर जो एक तरीका होता है, हम आम तौर पे क्या करते हैं, स्क्रीनर्स यूज़ करते हैं आजकल वॉच लिस्ट बनाने के लिए या कंपनी को एनालाइज करने के लिए। बट वो स्क्रीनर्स के ऊपर क्या होता है, पता नहीं क्यों ये टेक्निकल ग्लिच है, प्रॉब्लम है, या कैसे भी लगा लो, वो एक एक ही जगह पे लिस्ट कर देते हैं, मतलब हाथी घोड़ा बराबर कर देते हैं। तो ऐसे ही ऑनलाइन सर्विसेज सेक्टर में भी इशू है। और सेम सेक्टर, इसका जो सेक्टर है कंपनी का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, तो वो भी वो मर्ज हो रखे हैं। तो वो उस मेन उस चीज़ के ऊपर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली, बीईएल एक नवरत्न पीयूएसयू है जो इंडियन डिफेंस सेक्टर का लीडर है। ठीक है, मेन काम की अगर हम बात करें तो ये डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इंटेग्रेट करते हैं और मेंटेनेंस का काम करते हैं। किस चीज़ का? रडार्स का, सोनर्स का, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स का, एवियोनिक्स का, कम्युनिकेशन, C4I कमांड कंट्रोल सिस्टम्स का, नवल फायर कंट्रोल वेपन इंटीग्रेशन सिस्टम्स का, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स का। बस इतना ही काम करती है ये कंपनी। रेवेन्यू लेकिन जो है, इतने सारे काम के बावजूद 85% ऑफ द रेवेन्यू है वो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट से आता है। एमओडी, डीआरडीओ, शिपयार्ड्स, बाकी एक्सपोर्ट्स और सिविलियन सिस्टम से रेवेन्यू आता है। मतलब जो 15% बच गया, वो एक्सपोर्ट्स एंड सिविलियन सिस्टम्स के थ्रू नेट रेवेन्यू जनरेट होता है। बिजनेस मॉडल सिंपल है, लॉन्ग टर्म R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लस लाइफ साइकिल सपोर्ट प्लस हाई विजिबिलिटी एंड रिपीट ऑर्डर्स। मेन स्ट्रेंथ और यूएसपी की बात करें तो डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंडियन आर्म फोर्सेस, indigenous design capabilities, over 30% engineers in R&D and strong IP base, जीरो डेप्ट बैलेंस शीट है, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर है। इस साल का डिविडेंड 90 पैसे का अनाउंस किया गया है। ऑर्डर बुक की बात करें तो करंट ऑर्डर बुक एज ऑन अक्टूबर 2025 के हिसाब से 74,453 करोड़ रुपीज़ की ऑर्डर बुक है रिसेंटली। बेसिक नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू है 23,769 करोड़ रुपीज़, विच इज़ अप बाय 26% एट ईयर ऑन ईयर लेवल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 5,321 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है, दैट इज़ 18% का जंप एंड विच इज़ राइजिंग। डेप्ट है नहीं, डिविडेंड मैंने आपको बता दिया 90 पैसे का है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दैट इज़ 24% की। अब ये राइजिंग है, फॉलिंग है, स्टेबल है, ये आगे वीडियोस में हम बात करेंगे। ये सारी रेशोज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा रहता है पहले बिजनेस को समझना, बेसिक ओवरव्यू का कंपनी काम क्या करती है, फिर फंडामेंटल रेशोज समझना, फिर चार्ट पैटर्न समझना, स्वॉट एनालिसिस समझना और शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझना, ताकि मैं बेसिकली 3 4 5 वर्टिकल्स जितने भी होते हैं जिन बेस पे एक इंसान या इन्वेस्टर डिसीजन ले सकता है किसी भी कंपनी के बारे में, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो फंडामेंटल हो। फंडामेंटल के अंदर चाहे कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न हो या रेवेन्यू हो या नेट इनकम हो, सारे एंगल्स हम डिस्कस करते हैं ताकि जिस भी तरह के इन्वेस्टर आप हैं, आप वो डिसीजन ले पाएँ। अगर आप अपना सारी स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं, अगर आपके पास एडवाइज़र है या फंड मैनेजर है, फिर तो डेफिनेटली वो करते होंगे।
मार्केट पोजीशन की बात करें कि इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। ग्लोबल फुटप्रिंट्स भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर है, एंड गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया डिफेंस से इस कंपनी को डायरेक्ट पुश और बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन रिस्क भी हैं। वो रिस्क ये हैं कि रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन टाइमिंग ऑफ लार्ज एमओडी ऑर्डर्स। सेकंड रिस्क है रिसीवेबल्स एंड वर्किंग कैपिटल डेज आर इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट होने में समय लंबा लग जाता है कई बार चीज़ों को। प्राइवेट डिफेंस ओईएम और इंटरनेशनल टेक पार्टनरशिप से कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब मेन बात जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे ही आप मान लीजिए स्क्रीनर पे जाके, चाहे टिकर टेप, चाहे मनी कंट्रोल, चाहे हमारे मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च 360 प्लेटफॉर्म के ऊपर, या जो भी स्क्रीनर आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट्स हैं, हर ब्रोकर के अपने हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सर्च करते हैं सेक्टर के हिसाब से कि इस सेक्टर में कंपनी कौन सी है। अब इस कंपनी का अगर हम सेक्टर की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मेन सेक्टर इज आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अंदर जो सब सेक्टर हैं वो 3-4 हैं। मेनली है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ईवी, पीएसयू एंड सेमीकंडक्टर। तो अब ये पीएसयू भी लिस्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी लिस्टेड है, और सेमीकंडक्टर में भी लिस्टेड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वाली कंपनी से कंपेयर कर लें, या पीएसयू से, या सेमीकंडक्टर से। अगर मैं इसको आपको क्लियरली समझाना चाहूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस बात से, कि फॉर एग्जांपल आपको 4 व्हीलर कंपनी सेक्टर में वो करना है, तो वहाँ जाके आपको गिन के 5 कंपनी मिलेंगी, मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा और अपना फोर्स मोटर्स। ठीक है, रेलवे सेक्टर में भी ऐसे ही आमतौर पे मेनली आपको चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी। या पब्लिक बैंक में जाओगे तो पब्लिक बैंक ही मिलेंगे, प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट बैंक ही मिलेंगे। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाला सेक्टर हो गया, या ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जोमेटो भी मिलेगा, इंडिया मार्ट भी मिलेगा, पॉलिसी बाज़ार भी मिलेगा। ठीक है, अब तीनों का काम करने का तरीका अलग है। ऐसे ही इसके सब सेक्टर में अगर आप जाओगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको कंपनीज दिखेंगी 49। नो डाउट सबसे बड़ी कंपनी यही है। इसका कंपैरिजन आप किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप है 3,11,469 करोड़ रुपीज़। सेकंड कंपनी जो इस सेक्टर में दिखती है हनीवेल ऑटोमेशन। अब ये दिखती तो है इस सेक्टर के अंदर, बट इसका क्राइटेरिया टोटली अलग है, और वो 10% की कंपनी लगा लो, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब सवाल उठता है कि रियल कॉम्पिटिटर्स कौन है इस कंपनी के। रियल कॉम्पिटिटर्स हैं एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो का डिफेंस डिवीजन। ठीक है, कमेंट करने से पहले ध्यान से सोच लो, मैं लार्सन एंड ट्यूब्रो नहीं कह रहा, लार्सन एंड ट्यूब्रो का डिफेंस डिवीजन। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, जेन टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एक्सेट्रा। ओके जी। अब ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मान लीजिए कई लोग होते हैं लकीर के फ़कीर, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा ताकि मैं समझा पाऊँ। या कई लोग कोर बिजनेस में नहीं जाते, कई लोग सिर्फ चार्ट में देखते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि कंपनी काम क्या करती है, क्या नहीं करती, पैसा कमाती है, नहीं कमाती है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कर्जा है कि नहीं है, कुछ नहीं देखते। न्यूज़ देखते हैं, टिप्स देखते हैं, या मतलब सबसे पहले कैटेगरी होती है न्यूज़ वाली, टिप्स वाली, शॉर्ट्स वाली, फिर आ जाती है चार्ट्स वाली। ये दोनों कैटेगरीज बेसिक्स नहीं समझते। अब बेसिक जो समझने जाते हैं वो सिर्फ जाके सेक्टर को इस तरीके से स्टडी करते हैं, और वहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस सेक्टर में मैं एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहा हूँ, उनका बिजनेस मॉडल सेम भी है कि नहीं, कहीं वो ईस्ट वेस्ट तो नहीं है। जैसे कि आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाके पॉलिसी बाजार और जोमेटो को कंपेयर करने लग जाओ, तो ये बेवकूफ़ी कहलाएगी। ठीक है, तो इतना सा पॉइंट है मेरा कि जब भी किसी सेक्टर का एनालिसिस करो तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। तो आइए आगे बढ़ते हैं कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज की तरफ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो क्वालिटी वाइज 100 में से 84 नंबर मिले हुए हैं एनालिस्ट और एडवाइजर्स की तरफ से। वैल्यूएशन की बात करें तो
26 नंबर मिले हैं, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, टेक्निकली ट्रेंड की चार्ट की बात करें तो न्यूट्रल है या मॉडरेटली बुलिश है। स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो 14 स्ट्रेंथ हैं, एक वीकनेस है, 0 अपॉर्चुनिटी है, 0 थ्रेट है। इसको हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे स्वॉट एनालिसिस को, और इसके बारे में भी बात करेंगे कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर जो 4 बेसिक रेशियोज होती हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, बुक वैल्यू एंड ईपीएस, वो चारों की चारों राइजिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी राइजिंग है फ्रॉम 2021, ठीक है। एक साल का एवरेज रहता है 26% का आरओई। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो 2022 से लगातार राइजिंग है, एवरेज है 13% की। बुक वैल्यू की बात करें तो 2023 से राइजिंग है, 2022 में गिर गई थी बहुत ज़्यादा, बट 2023 के बाद मॉडरेटली राइजिंग है, नॉट एग्रेसिवली, बट स्टिल इट इज़ 27.32% ऑन ईयर एनुअल लेवल। ईपीएस की बात करें तो वो भी 2022 में 2023 में एक साल के लिए डाउनफॉल आया था, बट 2023 के बाद थोड़ा सा एग्रेसिवली, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली तो नहीं, मतलब उतना एग्रेसिवली नहीं कहेंगे जितना रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स, बट ईपीएस इज आल्सो राइजिंग एट अ मॉडरेटली लेवल ऑफ 7.28%। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 1300 करोड़, फिर 2100 करोड़, फिर 969 करोड़ रुपीज़, एंड देन 1287 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या समझनी है, और एज एन इन्वेस्टर, कि मोस्टली लोग हर एक क्वार्टरली रिजल्ट पे पैनिक हो जाते हैं। भी रिजल्ट अगर ख़राब आ गया तो पैनिक हो जाएंगे, बेचो बेचो बेचो, बढ़िया आ गया तो पागलों की तरह खरीदने लग जाते हैं। पर करना क्या चाहिए कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो और जिस सेक्टर में वो कंपनी लिस्टेड है, उस सेक्टर का एवरेज नेट प्रॉफिट क्वार्टरली या एनुअली, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो क्वार्टरली देखोगे ऑब्वियसली, लॉन्ग टर्म हो तो एनुअली देखोगे। तो जो भी आपको देखना है उसकी एक एवरेज निकाल लो। जैसे यहाँ पे हम एवरेज क्या निकाल रहे हैं कि लोवेस्ट है 969, ठीक है, और हाईएस्ट है 2127। तो ऊपर जाता है फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बट अगर ये मान लो 900 से नीचे जाता है तो टेंशन वाली बात है। लेकिन अगर ये मान लो जैसे दिसंबर में आया 1300 करोड़ रुपए का, अगले क्वार्टर में आया मार्च 2025 के अंदर आया 2100 करोड़, एक टू बी वेरी स्पेसिफिक 2127 करोड़ रुपीज़। उसके बाद जून में आया सीधा ही डाउनफॉल 969 का। तो अब मैक्सिमम लोगों ने इस रिजल्ट के ऊपर पैनिक होकर सेलिंग कर दी होगी, जो कि अभी आगे हमें जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी दिख जाएगी। अब यही रीज़न है कि आपको अपने बिजनेस की क्राइटेरिया समझने हैं कि अगर आप फंडामेंटल रेशियोज देखते हो तो नेट प्रॉफिट, ईपीएस या पीई, जो भी है, जिस भी फंडामेंटल रेशियो के आधार पे आप डिसीजन लेते हो कि भी ये अगर माइनस हो गया तो मैं बेच दूंगा, ये अगर प्लस हो गया तो मैं खरीद लूंगा, यही तो क्राइटेरियाज होते हैं ना। क्योंकि सारे लोग तो न्यूज़ और टिप्स के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते। जो समझदार लोग हैं वो तो ऐसे कोई ना कोई, अगर फंडामेंटल देखेंगे तो वो फंडामेंटल रेशियो लॉक करेंगे, और अगर वो चार्ट के हिसाब से डिसीजन लेंगे तो वो अपना कोई टाइम फ्रेम लॉक करेंगे, या चार्ट पे कोई ऑसिलेटर या इंडिकेटर या कोई एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो, और आप क्वार्टरली प्रॉफिट के हिसाब से डिसीजन लेते हो, नॉट जस्ट अबाउट दिस कंपनी, किसी भी कंपनी के बारे में, तो उसका एवरेज जरूर निकाल लें कि दिस इज द बॉटम लाइन एंड दिस इज द लोअर साइड, दिस इज द हायर साइड। जैसे आप चार्ट पे भी देखते हो तो वहाँ पे भी एक ब्रैकेट बनता है ना, कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अभी अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया तो वो गलत बात मानी जाती है कि इसके बाद उसको रिकवरी करने में टाइम लगेगा। अब वो सपोर्ट कई तरह की हो सकती है। ऐसे ही अगर हम इसको एक बार के लिए एनुअल लेवल पे भी देखें तो एनुअल लेवल पे प्रॉफिट की एवरेज जो है 2900 करोड़ टू 5600 करोड़ ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो अगर इसका प्रॉफिट एनुअल लेवल पे 2900 करोड़ से नीचे जाता है तो टेंशन वाली बात है, ऊपर जा रहा है फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और ऐसे ही क्वार्टरली लेवल पे है 900 करोड़ के आसपास की एवरेज, कि अगर इससे नीचे जाता है क्वार्टरली रिजल्ट तो हमें डरने की बात है, अदरवाइज हमें पता है कि ये 100, 500, 1000 करोड़ का फ़र्क आता है, क्योंकि ये एक डिफेंस कंपनी है। डिफेंस का मतलब जब लड़ाई होगी, कुछ और चीज़ें होगी, तो ही चीज़ों की खपत होगी, तो ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है
तो फिर कैसे होगा, क्योंकि ये अब ज़ोमैटो तो है नहीं कि रोज़ की रोज़ समोसे चाय पकौड़ी बिक रही है या एलआईसी की पॉलिसीज़ रोज़ बिक रही हैं। तो आपको वो भी देखना है कि आपका जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो कि उनको रेवेन्यू या इनकम रेगुलर बेसिस पे आती है, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आती है, कैसे काम करता है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम। ठीक है, ये सिर्फ न्यूज़ देख के भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ चार्ट देख के भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ टिप्स लेके भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको खुद इन्वॉल्व होना है, अगर आपको खुद नहीं इन्वॉल्व होना, फिर तो आपने एडवाइज़र हायर कर लिया, सेबी अप्रूव्ड, या अपना टीम बना ली पूरी, वो आपके लिए काम करती रहेगी, या म्यूचुअल फंड ले लिया, या आईएपी ले लिया, या पीएमएस करवा लिया। अगर इंडिपेंडेंटली आपको नहीं करना है तो ये तरीका है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं तो खुद इन्वॉल्व होऊंगा, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके हिसाब से भी काफ़ी लोग डिसीजन लेते हैं। तो प्रमोटर के पास है 51.14%। प्रमोटर कौन है? इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, एफआईआई के पास है 18.14%, जो कि जून 2025 से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। बाइंग का भी दूर दूर तक कोई संकेत नहीं है। पब्लिक सितंबर 2024 से सेलिंग कर रही है, एग्रेसिव सेलिंग हुई है जून 2025 तक। उसके बाद साइडवेज है, मतलब पब्लिक ने भी एग्रेसिवली बाइंग अभी इसमें शुरू नहीं करी है, बट कंपनी के पब्लिक के पास है 9.84% का स्टेक। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया था दिसंबर 2024 में, मार्च 25 तक करते रहे, फिर जून 25 तक करते रहे, लेकिन जून 2025 के बाद ये थोड़ा मॉडरेटली, मैं वो ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली, बट मॉडरेटली बाइंग इस कंपनी में कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के पास है अभी 15.12% का स्टेक। अदर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, डीआईआई या और बिग इन्वेस्टर्स की, तो वो भी अभी फ़िलहाल बाइंग के मूड में नहीं दिख रहे। उनके पास है 5.76% का स्टेक। अब ये क्यों देखना ज़रूरी होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न? ताकि हमें ये पता चल जाता है कि स्मार्ट मनी आ रही है कि नहीं आ रही। भी सिर्फ ऐसा तो नहीं कि पब्लिक ही खरीद रही है, क्योंकि आम तौर पे मैक्सिमम तौर पे यही देखा जाता है कि पब्लिक उस कंपनी को खरीदती है जो न्यूज़ में आ रही है, और अक्सर उस कंपनी का नेट प्रॉफिट का कोई अता पता नहीं होता, ना उसको एफआईआई खरीद रहा होता, ना डीआईआई खरीद रहा होता, ना म्यूचुअल फंड, सिर्फ पब्लिक खरीद रही होती है। क्यों? उनको एक कहानी सुना दी जाती है और वो कहानी सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अगेन देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी, मैं आपको सिर्फ वो फ्रेमवर्क समझा रहा हूँ, और अगर आप पेपर पेन लेके लिख लोगे तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब 4 मेन पीयर्स हैं कंपनी के, HAL, BEL, मैस्डॉक एंड BDL। पीई रेशो के हिसाब से देखें तो सबसे सस्ता है HAL। ठीक है, उसका पीई है 37, BEL का है 54, जो लोग प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से वैल्यू करते हैं। और बस अब हम देखते हैं स्वॉट एनालिसिस। थ्रेट ज़ीरो है, अपॉर्चुनिटी ज़ीरो है, वीकनेस एक है कि जो पीई है वो हाई है, उसके अलावा कोई वीकनेस नहीं है राइट नाउ कंपनी के अंदर। बाकी सारे प्लस पॉइंट्स हैं। प्लस पॉइंट है 14। कौन कौन से प्लस पॉइंट है? पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से। थर्ड रेजिस्टेंस को कंपनी के चार्ट ने अभी तोड़ा है, प्राइस ने अभी तोड़ा है। मोमेंटम है, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, वो भी हम चार्ट पे जाकर भी चेक करेंगे। Effectively using shareholders' funds, return on equity improving from last 2 years, growth in net profit with increasing profit margin at quarterly level, book value per share improving from past 2 years, near 52-week high, RSI indicating price strength, companies with no debt, effectively using its capital to generate profit means return on capital employed is improving from past 2 years, efficient in managing assets to generate profits, return on assets improving from past 2 years, annual net profits improving from past 2 years, companies with zero promoter pledge, negative to positive growth in sales and profit with strong price momentum, high volume and high gain। तो ये है स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का, दैट इज 22.38। RSI अभी 63 पे है, बाई चांस अगर आप RSI के हिसाब से डिसीजन लेते हो। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर।
तो पिछले 1 साल का चार्ट अगर हम देखते हैं डेली कैंडल के हिसाब से, मैं ब्रीफ कर दूं ताकि कई लोग ऐसा ना हो कि 1 साल 5 मिनट के हिसाब से देख रहे हो या 1 वीक के हिसाब से 1 साल देख रहे हो। मैं 1 डे के हिसाब से आपको 1 साल का जो चार्ट पैटर्न है वो बता रहा हूँ कि नवंबर से लेके मई तक कंप्लीट साइडवेज ट्रेंड था। मई में एक भयंकर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद से ये अपवर्ड मोमेंटम में है। प्राइस राइट नाउ SMA 200 से ऊपर है एंड SMA 200 इज़ वाई इम्पोर्टेंट बिकॉज वो फेवरेट इंडिकेटर है पीटर लिंच सर का, और उनका मानना ये रहता है कि अगर कोई कंपनी SMA 200 से ऊपर नहीं है तो वो बाय नहीं करते, चाहे वो कितनी ही उनकी करीबी हो। तो चलो, दिस इज़ ऑल। अब इससे ज़्यादा मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं बता सकता, स्ट्राइक आने के चांसेस हो जाते हैं। डिस्क्लेमर फिर से दे देता हूँ यूट्यूब के लिए भी, आपके लिए भी, कि भाई ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए थी इन्फॉर्मेशन सारी। और आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन कमेंट एंड आस्क वट एवर यू लाइक। वॉल्यूम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, MACD इज़ राइजिंग, RSI इज़ राइजिंग। एंड आपकी क्या राय है कि आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो तो कौन सी कंपनीज में कर रहे हो? और मेन बात, कैपिटल एलोकेशन, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है तो बाई चांस अगर आपका मन करता है इन्वेस्ट करने का तो 5 से 10% का एलोकेशन रखिएगा। अब एलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? रूल ऑफ थंब होता है कि लार्ज कैप के अंदर 7 से 10 या 6 से 10%, मिड कैप के अंदर 5 से 7% और स्मॉल कैप्स के अंदर 2 से 3 या 4 या मैक्सिमम 5%। मगर कई लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो हमारे पास पोर्टफोलियोज आते हैं उनमें सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हम देखते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टॉक्स होंगे 80-90 भी, अगर आप 2% की भी एलोकेशन करो ना तो भी 50 स्टॉक बनते हैं मैक्सिमम, और हालांकि 2% के ऊपर रिटर्न नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो अगर आप 2% के हिसाब से 2 लाख लगाते हो और वो 2 लाख का आपका 4 लाख भी हो गया तो आपके वो 1 करोड़ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 10-10 लाख रुपए 10 स्टॉक्स में लगाए और आपके 2 स्टॉक्स भी 10 के 20 हो गए तो आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अक्सर बार बार बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेडर हो तो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम कीजिए कि रिस्क कितने % का लोगे और रिवॉर्ड कितने % का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नंबर्स को छोड़ के, अमाउंट को छोड़ के परसेंटेज पे आ जाइए। कई लोगों को क्या लगता है कि जी हमने तो अजी 25 लाख रुपए का स्टॉक ले लिया, पर अगर आपका पोर्टफोलियो 25 करोड़ का है तो 25 लाख इज जस्ट 1%। तो मतलब एलोकेशन खराब है भी, पोर्टफोलियो लेवल पे आपको रिटर्न नहीं आएगी। और अल्टीमेटली आपको तो अपना पूरा 100 रुपया ग्रो करना है ना, और वो ग्रो तभी होगा जब आपका पोर्टफोलियो टाइट होगा, राइटली अलाइंड होगा। तो अगेन, नॉट अ टिप और एडवाइस। आपकी क्या राय है? आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हमारी टीम ने डेटा दिया है कि 70% जो व्यूज़ हैं वो नए सब्सक्राइबर्स से आ रहे हैं। मतलब नए लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं एज अ व्यूअर, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अगर आप भी एक नए व्यूअर हो, पहली बार चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा, यूट्यूब का बेनिफिट मिलेगा, यूट्यूब 4 लोगों को और दिखाएगा और एक ऑर्गेनिक और जेन्युइन कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे कंटेंट बना रहे हैं व्यूज़ के लिए, ब्रांड बनाने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए, या जो भी उनका टारगेट है, या यूट्यूब से इनकम कमाने के लिए, या कोर्सेज बेचने के लिए, या स्कैम करने के लिए। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। आई एम अ प्रोफेशनल, ठीक है। मेरे सारे रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, मेरा नंबर भी है, मेरा रैंक भी है। राइट नाउ मेरा रैंक इंडिया के अंदर जो है दैट इज़ 615, जो कि 3 महीने पहले था 3500। तो अगर वो 3500 से 615 आ गया है तो कुछ अच्छा ही किया होगा। प्लस मोतीलाल ओसवाल ने अगर मुझे अवार्ड दिया है तो कुछ तो वेरिफिकेशन होगी या कुछ तो मुझे आता होगा। तो अगेन, थैंक यू फॉर ऑल योर लव। नेक्स्ट वीडियो आप किस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। थैंक यू, टेक केयर।